डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े गुस्से में हैं। अपने मित्र यानी नाटो देशों को एकदम डांटने में लगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मदद करने कोई नहीं आया, हम याद रखेंगे। इसके इधर ईरान लगातार हमलावर है। ईरान के पास ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं, इस पर कुछ खुलासा हुआ है, वो आपको बताएंगे। और इसी ईरान ने अमेरिका के सबसे तेज तर्रार माने जाने वाले F-35 विमान को मार गिराया है। इसके बारे में आपको बताएंगे पिछले 24 घंटों में क्या कुछ घटा है, डिप्लोमेसी से लेकर युद्ध में, ये सब आपको बताएंगे। भारत क्या कर रहा है अपने तमाम जो जहाज फंसे हुए हैं उसको लेकर, और यूक्रेन ने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनसे क्या डिमांड रख दी है मदद के बदले, ये सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। मेरे साथ अपनी डायरी के साथ तैनात हैं माननीय विनय सुल्तान जी। विनय जी, क्या है सबसे पहला बड़ा अपडेट पिछले 24 घंटों में युद्ध का, इसी बारे में बात करेंगे हम। हाँ, पहले रवायत जैसी रही कि हम इसराइल पे जो हिट हुए हैं, इसराइल और उनके इत्तेहादी कंट्री अमेरिका वगैरह पे ईरान की तरफ से, उसके ऊपर बात करते हैं। वही आज की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है अमेरिका का, जो उनके इन्वेंट्री का मतलब क्राउन इन द जूल है, जिसके बारे में लगातार बात होती है। और अमेरिका सबसे ज़्यादा वहाँ का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो वहाँ की मिलिट्री की जो कंपनियां हैं जो मिलिट्री प्रोडक्ट बनाती हैं, डिफेंस प्रोडक्ट बनाती हैं, डिफेंस हार्डवेयर बनाती हैं, उनके लिए F-35 जो है एक तरीके से टॉप नॉच माल है, जिसको वो दुनिया भर में बेचना चाहती हैं। अभी इसराइल के पास में है, तमाम जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनके पास में F-35 है। और 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट माना जाता है, जिसकी स्लिथ कैपेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है कि वो रडार की पकड़ में जल्दी नहीं आता है। उसके रडार सिग्नेचर जो हैं वो सामान्य तौर पे दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पकड़ में नहीं आता है। तो उस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को जो है मारे जाने की कन्फर्म जो है विजुअल हमारे पास में कन्फर्म है। और CNN ने भी इसको कंफर्म कर दिया है, जो कि वहाँ का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है अमेरिका का। तो CNN ने भी इसको कंफर्म किया है और CNN ने ये बताया अपनी खबर में कि जब मिसाइल उसको हिट हुई उसके बाद में एक हार्ड लैंडिंग हुई है। और हार्ड लैंडिंग मिडिल ईस्ट के किसी जो एयर बेस है अमेरिका का, वहाँ पे हुई है। पायलट सेफ है, हालांकि घायल है, लेकिन स्टेबल बताया जा रहा है। तो ये पहला हिट है दुनिया में कि F-35 को जो है पहला हिट पड़ा है दुनिया भर में किसी भी जंग में। तो ये स्थिति बनती है। और अभी तक हमारे पास में जो कन्फर्मेशन है, वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा अमेरिकी जहाज़ जो हैं या तो मारे गए हैं या टेक्निकल एरर्स की वजह से घायल हुए हैं, मतलब गिर मरे हैं, और या फिर जो है वो खड़े खड़े जो है उनको ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। KC-135 की बात कर रहा हूँ, रिफ्यूलर की। तो ये स्थिति है। तो अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। F-35 का गिरना जो है वो बड़ी दिक्कत करेगा अमेरिका को आने वाले समय में। नैरेटिव के लिहाज से भी, क्योंकि भाई अमेरिका बहुत बड़ा देश ऐसा भी है जो दुनिया भर में सप्लाई करता है इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, जहाज होते हैं, तो वो उस लिहाज से उनके लिए दुनिया बड़ा भर में नुकसान है। अभी 3 फाइटर जेट्स जो हैं 5th जनरेशन की, जिनके बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। पहला F-35 है, दूसरा Su-57 है जो कि रशिया का बनाया हुआ, तीसरा चाइनीज़ मेड जो है J-35 है। तो इन तीनों के बीच में भयंकर कंपटीशन है और तीनों जो है अपनी कैपेबिलिटी, तीनों देश अपनी कैपेबिलिटी बहुत वो बताते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन जो बैटल हार्डन या बैटल टेस्टेड अभी तक जो है उनमें से ज़्यादातर नहीं है। तो अभी ये स्थिति है कि J-35 इस पूरे एरियल स्ट्राइक में अमेरिका की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जो पहला हिट F-35 जी। F-35 के ऊपर चलिए वो आगे बढ़ता बढ़ते हुआ हैं। हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरे के ऊपर भी बात हो रही थी, लगातार ये चैटर चल रहा था कि एक और हिट हुआ है। उसको कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास के पास में सेकंड हिट भी जो है F-35 के ऊपर हुआ है, जो कि अल-दरफा जो एयर बेस है वहाँ से आया था। लेकिन इसका हमारे पास में भी ना तो कोई विजुअल कंफर्मेशन है, ना ईरान की तरफ से ऐसा दावा किया गया है, और ना अमेरिका इसको कंफर्म करने से रहा। तो ये स्थिति अभी बनती है। सेकंड के बारे में लगातार चर्चाएं जगह जगह पे हो रही हैं, आपके पास में भी पहुंची होगी, इसलिए मेरे को लगा कि इसको भी कंफर्म कर दिया जाए, मतलब इसको भी स्थिति इसके कंफर्म ऊपर, कहा, चर्चा है, हाँ, चर्चा बता दी हमने इसकी आपको, स्थिति भी कंफर्म नहीं साफ, है। हाँ, साफ कर दी जाए कि हमारे पास में अभी कोई वो चर्चा नहीं है। कंफर्म जो इनपुट है हमारे पास में नहीं, जो फर्स्ट का है उसका है, उसको हमने आपको बता दिया है। जी। इसके अलावा इसराइल का एक शहर है किर्यत सिमोना, यहाँ पे हिजबुल्लाह का रॉकेट जो है वो जाके हिट हुआ, जिसका विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। तजाकिस इस बीच में एक और मज़ेदार बात जो आप बता रहे थे कि लगातार जो है ड्रोन कैपेबिलिटी जो है ईरान की वो क्यों नहीं एग्जॉस्ट हो रही है। तो उसके लिए मेरे को कल एक खबर दिखाई दी कि तजाकिस्तान से लगातार जो है ट्रक होके ट्रकों की लाइन लगी हुई है, जिसके विजुअल्स भी हमारे पास में है कि वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे बहुत सारे ट्रक्स आ रहे हैं। अब ये पै जो है, इसको अगर आपको एक और डॉट कनेक्ट मैं करवाता हूँ, 2022 में ईरान ने तजाकिस्तान में अपनी कई जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली थी तजाकिस्तान में, ये कहते हुए अलाबील करके उनकी
एक ड्रोन है, उसको वहाँ पे डिज़ाइन और वहाँ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो तजाकिस्तान में अभी भी चल रही हैं। और इंटेल सोर्सेज हमको बताते हैं कि वहाँ से जो है ड्रोन लगातार आ रहे हैं ईरान में ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे। और मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे सामान्य तौर पे ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रशिया की अगर ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है, अगर चाइना की ह्यूमैनिटेरियन एड ईरान को आ रही है, या यूएसए की तरफ से या नाटो के किसी कंट्री की तरफ से इजराइल को आ रही है, तो वैसी स्थिति में ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि इसमें असला भी होगा, साजो सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी उसमें शामिल होंगे। तो ये स्थिति है कि तजाकिस्तान से बहुत लगातार जो है ह्यूमैनिटेरियन एड ईरान की तरफ आ रही है, और उसमें ये शक जताया जा रहा है कि ईरान को जो शहीद 136 जो ड्रोन्स हैं वो भी उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा सकीन एक जगह है कारमियल में, इसराइल में, वहाँ पे भी हिजबुल्लाह की जो है रॉकेट जो है वो डायरेक्ट हिट किया है, और इसका भी विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। मीना अल अहमदी जो रिफाइनरी है कुवैत की, इसके ऊपर आज फिर से कल भी हुए थे 2 हिट, और आज फिर एक हिट हुआ है इस रिफाइनरी के ऊपर। बहरीन में एक वेयर हाउस में आग लग गई है, मिसाइल जो इंटरसेप्ट हुई थी उसकी डिब्री गिरने से उसकी वजह से आग लगी है। सामान्य तौर पर जब मिसाइल इंटरसेप्ट होती है तो मिसाइल लगभग उसकी जो डिब्री होती है वो बर्निंग होती है, बहुत उसमें आग होती है और बहुत गर्म होती है, तो वो जिस जगह पड़ती है वहाँ पे आग लग जाती है। तो एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मिसाइल को वहाँ हिट किया जाए जहाँ से उसकी डिब्री खुली जगहों पे गिरे, कहीं आबादी के इलाके में नहीं गिरे, कोई स्ट्रेटजिक पॉइंट जो है उस पर ना गिरे। तो ये एयर डिफेंस को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो मिसाइल को इसी तरीके से हिट करें। लेकिन इसमें एक वेयर हाउस में आग लगने की बात कही गई है। कुवैत की तरफ से ये कहा गया है कि उसके ऊपर कल 14 मिसाइल और 12 ड्रोन दागे गए हैं, जो कि उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए हैं, लेकिन हमला कुवैत के ऊपर भी लगातार जारी है। तेल अवीव में 2 क्लस्टर म्यूनिशन के 2 इम्पैक्ट का हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। एक घर की छत पे जाके गिरा है, जिसमें से आग के शोले हमको निकलते हुए दिखाई दिए थे। दूसरा तेल अवीव के पास में ही एक जगह है गुश्तान, वहाँ पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट का हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। और जेरूसलम में जो ओल्ड सिटी है, अभी ईद का मौका भी है, वहाँ पे ओल्ड सिटी में एक जगह पे क्लस्टर म्यूनिशन जो है ईरान का वो जाके लगा है। हालांकि खुले इलाके में लगा है, एक फिलिस्तीनी नागरिक के उसमें घायल होने की खबर है, कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन जेरूसलम बहुत सेंसिटिव जगह मानी जाती है और वहाँ पे इस किस्म के हमले जो हैं वो बड़ी दिक्कत करते हैं। और उसके अलावा अल अक्सा मस्जिद जो है उसको इजरायली जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने खोलने से मना कर दिया है ईद के मौके पे भी, कि ईद उल फितर का जो नमाज है वो अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में नहीं होगी, ऐसा इजरायली जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये अभी मोटा मोटी जो ईरान की तरफ से जो अटैक्स हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी जानकारी है। अब हम चलते हैं जो इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि बॉक्सर जो एम्फीबियस रेडी ग्रुप है अमेरिका का, वो अमेरिका अब जो फिर से नए सिरे से अपने डिप्लॉयमेंट जो है मिडिल ईस्ट में कर रहा है, उसमें बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप जो है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। हमने आपको पहले 2 दिन पहले बताया था कि जेराल्ड फोर्ड जो उनका कैरियर है, जेट कैरियर है, उसको वहाँ से हटाया गया है क्योंकि उसके ऊपर डैमेज बताया गया था कि वहाँ पे आग लगने का एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उसको रिपेयर में भेजा गया है। तो बॉक्सर एम्फीबियस रेडी यूनिट है, इसमें 3 फ्लीट हैं बेसिकली। यूएसएस बॉक्सर है, यूएसएस पोर्टलैंड है और यूएसएस कॉमस्टॉक है। ये 3 जहाज इसमें हैं, जिसमें एक जहाज पे जो है F-35 भी डिप्लॉयड है। वो जहाज जो हैं, ये 3 जहाज वहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें 2500 से ज़्यादा मरीन्स हैं, कुल मिला के 4000 सैनिक हैं। और एम्फीबियस जो गाड़ियाँ होती हैं जो कि पानी में भी चल सकती हैं और ज़मीन पर भी चल सकती हैं, वो भी हैं। इसके अलावा 4000 जवान, मरीन का जो 11th मरीन जो एक्सपीडिएंटरी यूनिट जो है वो भी इस पर डिप्लॉयड है। तो कुल मिला के जो बार बार ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करके ट्रंप की तरफ से खुलवाने की कोशिश है, तो उसकी शुरुआत हो गई। ये वही यूनिट है जिसको होना था स्टेशन जापान में, लेकिन उसको रीरूट करके वापस मिडिल ईस्ट भेजा गया। आप मतलब बात बोल रहे हैं कि एक तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। हाँ, वो एक जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हम कब्जा करेंगे, हम इसको छुड़वाएंगे, नाटो से हेल्प नहीं लेंगे। ये कितना पॉसिबल होगा, कितना नहीं पॉसिबल होगा, वो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन एक मिलिट्री ऑप्शन ये ढूंढा जाना शुरू हो गया है। और हमने आपको तो सबसे पहले आज से तकरीबन 5 दिन पहले हमने ये बताया था कि जापान में जो ट्रूप डिप्लॉय होने वाले थे उनको रीरूट करके जो है मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है, वो इसी वजह से भेजा जा रहा है। उसका कंफर्मेशन आज आ गया है। CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह कई जगहों पे इसका ये खबर छपी है। इसके अलावा IRGC के जो स्पोक्स पर्सन हैं अली मोहम्मद नाइनी, उनको मार गिराने की, उनका एसेसिनेशन करने की, उनका कत्ल करने की खबर जो है वो उसका कंफर्मेशन इजराइल की तरफ से भी हो गया है और ईरान की तरफ से भी हो गया है कि इजरायली स्ट्राइक में अली मोहम्मद नाइनी जो है वो
वो मारे गए हैं। और अगर हम इसी सिलसिले में चलते रहें, जो हाई प्रोफाइल जो एसेसिनेशन है उसमें मेहदी रस्तमी शाह मस्तान जो हैं उनको भी इजरायली स्ट्राइक में उनकी भी जान गई है। और इंटेल मिनिस्ट्री के वो कमांडर थे, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के अभी जो मंत्री थे उनको भी इजरायली एयर स्ट्राइक में वो मारे गए थे। और उसके बाद में एक बड़ा झटका ये भी माना जा रहा है कि बड़े ये जो शाह मस्तान है बड़े कमांडर माने जाते हैं इंटेलिजेंस में, और वहाँ पे दिक्कत होगी अब इंटेलिजेंस के इलाके में ईरान को आने वाले समय में। इस्माइल अहमदी जो कि बसीज फोर्सेस के इंटेल के हेड हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो भी कल जो है आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया कि उनको भी हमने टारगेटेड एसेसिनेशन में ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा शहीद रहबर पियर जो है नॉर्थ सिरिक में, उसके ऊपर जो है उसको टारगेट किया गया एयर स्ट्राइक में। पियर सामान्य तौर पर उसको पोर्ट नहीं कह सकते, लकड़ी की बनी हुई फैसिलिटी होती है और एक तरीके से छोटे स्टेशन की तरह अगर आप ट्रेन में समझें तो जो ऐसे स्टेशन जिसमें लोकल ट्रेन रुकती हैं, छोटे स्टेशन, उस तरीके के से पियर होता है, तो उसके ऊपर जो है हमला किया गया है। बंदर अब्बास के एयरपोर्ट पे हमला किया गया है आईडीएफ की तरफ से। सिराज में हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है कि कई जगहों पे एरियल स्ट्राइक हुई है। शाह मिर्जाद में नॉर्थ ईरान में एयर स्ट्राइक हुई है, इसकी भी हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि उसने कल के दिन में 130 टारगेट हिट किए हैं साउथ लेबनान में। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आईडीएफ की तरफ से कि हमें फ्री हैंड है कि हमको अब कोई भी हाई प्रोफाइल जो टारगेट है अगर उसके ऊपर एसेसिनेशन अटेम्प्ट लेना है ईरानी जो रिजीम है उसके ऊपर, तो हमको अब पॉलिटिकल क्लियरेंस उसके लिए नहीं चाहिए। और पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ये कह दिया है आईडीएफ को कि अगर आपको कोई भी बड़ा नेता, बड़ा मतलब ऐसा मुखिया किसी भी फोर्स का या आईआरजीसी का कोई बड़ा कमांडर अगर आपके टारगेट में आ रहा है तो उसको आप मार गिराइए, उसमें आप संकोच मत करिए, हमसे कंफर्मेशन मत लीजिए। और लगभग 2000 स्ट्राइक अब तक लेबनान में वो कर चुके हैं जब से ये उन्होंने लेबनान का ऑपरेशन शुरू किया है, ये आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। तो मिला जुला की स्थिति ये है कि ईरान की तरफ से आज का दिन जो है उसमें दोनों तरफ से थोड़ा सा रिस्ट्रेन देखने को मिला है, बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक नहीं हुई है। हालांकि जो ईरान की मिसाइल बैराज हैं, जो ड्रोन के बैराज हैं, जो ड्रोन की जो लहरें हैं, उनकी साइजेस बढ़ रही हैं। कभी पहले ऐसा होता था कि 1 2 3 मिसाइल ऐसी होती थी, लेकिन उनका अब साइज जो है वापस स्पाइक पे, जो लॉन्चेस टोटल लॉन्चेस का नंबर है वो स्पाइक पे जा रहा है। अब ईरान जो है वापस जो है तेजी दिखा रहा है अपनी तरफ से लॉन्चेस करने में, अपनी तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन छोड़ने में। तो यूएस के शांति के पीछे कारण क्या, कोई और है, कोई बड़ी तैयारी हो रही है? मतलब अब आप ये समझिए कि पिछले 19 दिन में ये लोग लगभग 16,000 स्ट्राइक कर चुके हैं ईरान पर। किसी एक देश पर 16,000 स्ट्राइक, आप मतलब समझिए कि अब उनके पास में मिलिट्री ऑप्शंस ही खत्म हो गए हैं कि अब जो इनको जो भी हिट करना था वो अब तक हिट कर चुके हैं। या वो ऐसी स्थितियां हैं जिनके पास ऐसी जगह हैं जिनका इंटेलिजेंस इनके पास में नहीं, जिसको ये हिट नहीं कर पा रहे हैं। और इन्होंने ये सोचा था कि ईरान को पूरी तरीके से डिकेपिटेट कर देंगे, वो स्थिति नहीं बन रही और हम उससे उल्टा देख रहे हैं। जो हमारे सामने एक और थ्योरी रखी जा रही थी ईरान की तरफ से कि इनिशियल डेज में हम लोग जो है अपना पुराना स्टॉक पाइल यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो टॉप नॉच जो हथियार हैं आर्सेनल में उनको हम बाद के लिए बचा के रख रहे हैं। अब वो स्थिति हमको दिख रही है कि खैबर शिकन उनकी जो बद्र उनकी मिसाइल है और वो तमाम मिसाइलें जो हैं वो निकल के बाहर आ रही हैं और खैबर शिकन के कुछ स्ट्राइक हमने देखे। इसके अलावा जो ये क्लस्टर म्यूनिशन लगातार इस्तेमाल होते हैं उनकी तरफ से, वो क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो हमको दिख रहा है कि लगातार ईरान की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लस्टर म्यूनिशन के इम्पैक्ट भी हमको दिखाई दे रहे हैं कि लगातार इम्पैक्ट हो रहे हैं, इजराइल में भी हो रहे हैं और बाकी जगहों तो ये तो हो गए पिछले 24 घंटे में युद्ध, एक दूसरे पे जो हमले हुए उसकी बात। अब डिप्लोमेसी पे आते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में कुछ बड़े अपडेट्स हैं। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो उनका ट्रुथ सोशल अकाउंट उस पर जो बयान आया और उनका बयान मुख से भी उनके निकल के आया, जिसमें वो नाटो देशों पर बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं आया और हम इसको याद रखेंगे। अब इस चेतावनी को कैसे देखा जाए, उधर कोई रिएक्शन आ रहा है क्या? बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसको याद रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे। उन्होंने जो बयान दिया ट्रुथ सोशल पे और बाकी जगहों पे भी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि बिना यूएस के नाटो जो है पूरी तरीके से पेपर टाइगर है, मतलब वो कागजी शेर हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने फाइट जो है ईरान की वो मिलिटरीली जीत ली है और वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बचा है, बहुत कोई बड़ा रिस्क नहीं है। अगर ये लोग चाहें और साथ में मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाया जा सकता है, लेकिन ये लोग बार बार जो नाटो कंट्रीज हैं वो ऑयल प्राइसेस में जो सर्ज हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई, उसकी शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने में साथ नहीं आ रहे हैं, जो कि एक सिंपल मिलिट्री मैनूवर है, मतलब आसान सा मिलिट्री मैनूवर है।
उनका ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। तो लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, अगर ये इतना ही सिंपल मिलिट्री मैन्यूवर है तो यूएसए की जो नेवी है वो क्यों नहीं इसको कर लेती? अमेरिका की जो नेवी है, जो कि दुनिया की सबसे कैपेबल नेवी मानी जाती है हर हिसाब से, वो इस मैन्यूवर को क्यों नहीं कर लेती? उनको नाटो देशों की जरूरत क्यों आन पड़ी है? काहे नाराज हो रहे हैं? तो ये स्थिति है। और इस बीच में नाटो ने इराक से जो है अपना मिशन जो है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया। 600 लोग थे। आपको हमने 2 दिन पहले ये बताया था कि बगदाद में जहाँ पे ईयू का मिशन था, जहाँ पे अमेरिका मिशन था, उस होटल में, अल रशीद नाम का होटल था, उसके ऊपर टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद में ईयू ने, और मतलब जो कि नाटो के देश हैं, वो सामान्य तौर पे ईयू के भी देश हैं मुख्य तौर पे, तो उन्होंने अपना मिशन जो 600 लोगों का वो वहाँ से उसको विड्रॉ कर लिया है बगदाद से, और वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। इसके अलावा बड़ी जो खबर है वो ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने आज ये खबर छापी है कि एक ऑयल कंपनी, जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया है, उसका ये कहना है कि हम $2 मिलियन जो है उसकी हमने एक तरीके से चुंगी, एक तरीके से फिरौती ईरान को दी, IRGC को, ताकि हमारा जो जहाज है वो स्ट्रेट ऑफ, हमारा टैंकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास हो सके। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो ये रियलिटी दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में स्थिति क्या है और ईरान की पकड़ क्या है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। इस बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर की है सऊदी अरब के हवाले से कि अगर ये अप्रैल में भी ये संकट लंबा खिंचता है अप्रैल तक, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो $180 प्रति बैरल चले जाएंगे। आप ये समझिए कि ये इतिहास में सबसे बड़ा प्राइस सर्ज होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के समय भी $140 प्रति बैरल के लगभग जो है प्राइस टच किया था। उसके बाद में हमने वैश्विक मंदी देखी थी 2008-9 के आसपास। तो अगर $180 प्रति बैरल हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा दबाव जो है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पे आ जाएगा। जाहिर सी बात है। इसके अलावा और इसी बीच में जो है एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने मिलिट्रीली सारा जो है लड़ाई जीत ली है और छोटा सा अब जो काम बचा हुआ है एक सिंपल मिलिट्री मैनूवर है। और इस बीच में हुआ ये है कि बीच युद्ध में यूएसए ने अपने दुश्मन देश ईरान के ऊपर से ऑयल सैंक्शंस हटा लिए हैं। ये बड़ा अपडेट है। इसके क्या मायने हैं? इसका मायने ये है क्योंकि ईरान के जो है वो 140 मिलियन बैरल जो तेल है वो अभी क्रूड ऑयल जो है वो ऑयल टैंकर्स पे लदे हुए हैं, मतलब शिप्स पे लदा हुआ है और वो खड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, वो भी निकल नहीं पा रहा है। तो अब उन्होंने जो है वो सैंक्शन हटा लिए हैं कि अब जिस भी कंट्री को ईरान से भी तेल लेना है तो वो ले ले, किसी भी तरीके से ऑयल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की ना रुके और ऑयल के प्राइसेस जो है वो ना बढ़े। तो ये ऑयल के प्राइसेस और जो ऑयल टैंकर रुके हुए हैं उसका यूएस पे दबाव है, ये सीधा ही बता। हाँ, स्टॉक बेसेंट जो है वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, मतलब अपने यहाँ पे वित्त मंत्री आप समझ लीजिए, उन्होंने ये घोषणा की है कल 19 तारीख को और कहा है कि हम जो है कुछ समय के लिए टेम्परेली उस जो हमने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए थे उनको हम लिफ्ट कर रहे हैं ताकि ऑयल की सप्लाई जो है वो ठीक तरीके से चलती रहे। इस बीच में लॉयड्स लिस्ट एक बहुत पुराना जर्नलिस्टिक आउटलेट है, 1734 से लगातार छप रहा है वो, और मुख्य रूप से वो काम करता है मेरीटाइम ट्रेड के ऊपर और उन्हीं सारी चीज़ों की खबरों के ऊपर काम करता है। तो लॉयड्स लिस्ट ने ये निकाला है कि भारत, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया और चीन लगातार जो है वो ईरान के टच में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपने ऑयल टैंकर्स और अपने एनर्जी सप्लाईज को निकाल सकें। और उन्होंने ये भी बताया है इस लॉयड्स ने अपने इस खबर में कि ईरान की तरफ से उनको ये कहा गया, हमने आपको पहले भी एक बार नक्शे से ये समझाने की कोशिश की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किस तरीके से जो है ट्रेड होता है, और हम आपको फिर से नक्शे समझा रहे हैं। तो ये कैसम टापू जो है, जो सबसे बड़ा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, इसके दक्षिणी तरफ जो है एक टापू पड़ता है जिसको कहते हैं लरक टापू या लरक द्वीप, और यहाँ से केसम से लरक होते हुए ये पूरा का पूरा जहाज निकालने की एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया है कि इस रास्ते से निकल सकते हैं ऑयल टैंकर्स। और हमने आपको ये भी बताया था कि 2 दिन पहले जब पाकिस्तान में जो ऑयल टैंकर गया था तो उसका जब हमने रूट चेक किया था तो वो ईरानियन कोस्ट को हग करते हुए गया था, मतलब ईरानियन कोस्ट के बिल्कुल करीब से निकला था, बहुत दूरी उसने नहीं ली थी ईरानियन कोस्ट से। इसकी वजह ये थी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछी हुई हैं, चाहे कोई माने, चाहे इसको कोई स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, और उसकी वजह से वहाँ से ऑयल टैंकर निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो सेफ पैसेज हैं उसका पता है सिर्फ ईरान को, ईरान ही निकलवा सकता है। इसलिए अमेरिका चाहे कितनी भी दादागिरी दिखा दे, चाहे कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी फिलहाल की स्थिति में ईरान के कब्जे में है, और ईरान उसको जो है एक तरीके से अपनी नेगोशिएशन चिप के तौर पर, दबाव बनाने की हथकंडे के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच में फ्रांस के ये जो ट्रंप के बयान के बाद में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने फिर से एक बार साफ कर दिया कि फ्रांस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो भाई हमारी तरफ से साफ है। और इस बीच में IRGC की तरफ से ये बयान आया है, जब ये बॉक्सर
यूनिट जो डिप्लॉय हो रही है, एम्फीबियस यूनिट, वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, मिडिल ईस्ट में, तो उस बीच में IRGC की तरफ से ये बयान आया है कि हम नेवली जो है अमेरिका को सरप्राइज करने के लिए बेकरार हैं, हमारे सरप्राइजेस अभी बचे हुए हैं। एक बार वो कोशिश करेंगे उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने की, अगर कोशिश करेंगे तो हम उनको वो सरप्राइजेस देंगे। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि ईरान ऐसा देश है जिसने नेवल वॉरफेयर में भी, गुरिल्ला वॉरफेयर में अपनी महारत हासिल कर रखी है। उनके पास में स्पीड बोट हैं, जैसे जो बड़े बड़े वेसल होते हैं जो कि जेट कैरियर्स होते हैं, उनकी मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं होती है, और उनको मार गिराने के लिए ईरान ने बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं स्पीड बोट्स बना रखे हैं, जिसके ऊपर से आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। बहुत छोटी बोट है, बहुत तेजी से जाती है, और खुद भी एक तरीके से कामेकाज़ी ड्रोन की तरह उसको इस्तेमाल लिया जा सकता है। और दूसरी चीज़, ईरान ने यहाँ तक किया है कि ईरान ने पानी में चलने वाले ड्रोन्स जो हैं उनको भी बनाया है, उनको भी वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास में वो सलाहियत भी है। तो उसके भी हमने विजुअल्स कई सारे देखे हैं। तो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या नेवल तौर पे चुनौती देना, वो भी अमेरिका के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी वो कंफ्यूजन नजर भी आ रहा है, क्योंकि असिमेट्रिक वॉरफेयर है ईरान की तरफ से, जो हम बार बार आपको बताते हैं कि अमेरिका जब भी किसी असिमेट्रिक वॉरफेयर में फंसता है तो हमेशा फिसड्डी साबित होता है। और इस बीच में ईरान ने यूके के सामने एक रेड लाइन खींच दी है। यूके भी हमको अपने सोर्सेज से भी और तमाम जगहों पे भी ये खबर हो रही थी कि नाटो के कई देश जो हैं वो ईरान से संपर्क में हैं, ताकि जो है उनकी एनर्जी सप्लाईज उनकी भी ना रुकें। तो वो पैरेलली नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका से अलग हटके। और इस बीच में ईरान ने यूके के लिए जो है रेड लाइन खींच दी और कहा है कि अगर आपने मिडिल ईस्ट में जो अपने बेसेस हैं उनको अमेरिका के लिए खोला, तो हम ये समझेंगे कि अब जो है आप निष्पक्ष नहीं है, आप भी इस वॉर का हिस्सा हैं, और आपने इस वॉर में यूएसए के साथ में आप जाके खड़े हो गए हैं, तो हम आपको दुश्मन की तरह ही कंसीडर करेंगे, फिर हम आपके बेसेस को भी टारगेट करना शुरू करेंगे। शुरुआती दिनों में जब यूके ने ये कोशिश की थी कि वो अपने कुछ बेसेस जो है अमेरिका के लिए खोले साइप्रस में, तो ईरान की तरफ से साइप्रस में भी अटैक किए गए थे मिसाइल से। उसके बाद में यूके ने ये कहा कि वो सिर्फ अपने बेसेस की रक्षा के लिए अपने जो एयर डिफेंस है उसको डिप्लॉय करेंगे, वो किसी के लिए खोलेंगे नहीं। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। तो आज ईरान ने फिर से एक बार इसको रिपीट किया है। और इस बीच में यूक्रेन लगातार ये मिडिल ईस्ट को ये कह रहा था कि मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज जो हैं उनको ये कह रहा था कि हम आपको जो है ये पूरे की पूरे ड्रोन वॉरफेयर में असिस्ट करने आए हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं जिससे हम ड्रोन को ड्रोन के जरिए मार गिराने में सक्षम हैं। और यूक्रेन की तरफ से शर्त क्या रखी गई जो आप बता रहे थे? और तमाम जगहों पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो यूक्रेनी इस तरीके के एंटी ड्रोन जो ऑपरेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं अभी मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज़ में। और इस बीच में यूक्रेन ने कतर से मिराज 2000 विमान मांगे हैं 5। अच्छा, कि आप हमको इसके बदले में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमको मिराज 2005 देने पड़ेंगे। और कतर के पास में टोटल 12 ही विमान है। अब कतर इस संदेह में पड़ा हुआ है यार कि आधा माल तो ये ले जा रहे हैं, तो हम करें क्या। तो वैसी स्थिति है। तो यूक्रेन जो है वो अपने जो सलाहियत उन्होंने हासिल की रशिया के खिलाफ लड़ते हुए, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित किया, जो भी जुगाड़ उन्होंने बनाया है, अब वो उसको अच्छे कीमत पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो उनका वॉर है वो फंड होता रहे। वो रशिया जब डिमांड सप्लाई चल रही है। जो असली सप्लाई डिमांड होनी चाहिए। इस बीच में सौरभ की पसंदीदा देश स्विट्जरलैंड ने ये कहा है कि युद्ध के दौरान वो अमेरिका को अपना असला सप्लाई नहीं करेंगे। गुड। और स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच में कुछ करार हैं, आर्म्स डिफेंस करार हैं, जिसके तहत स्विट्जरलैंड को कुछ सामान जो है वो यूएसए को मिलिट्री हार्डवेयर देना था। अब उन्होंने ये कहा कि हम न्यूट्रलिटी की अपनी पॉलिसी पर कायम रहेंगे और युद्ध के दौरान हम आपको कोई सामान नहीं बेचेंगे। न्यूट्रल रहना चाहिए। युद्ध जब खत्म हो जाएगा देश है न्यूट्रल रहे, बड़ी अच्छी बात है। गुड। इनके ऊपर तो हम बात कर ही चुके हैं ट्रम्प साहब पे। और लगभग ये बड़ी डिप्लोमेसी स्तर पर जो मोटा माटी चीजें हैं, सब आपको एक कयासबाजी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बताइए। वो ये है कि अली लारजानी के जाने के बाद में एक बड़ा वॉइड खाली हुआ है, और वहाँ पे नई लीडरशिप जो है वो आने की बात कही जा रही है कि नई लीडरशिप है वो अपॉइंट होगी। तो उसमें हुसैन दहगान का नाम जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। हुसैन दहगान जो है उनको ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके उनको नए सेक्रेटरी बनाया जाएगा। तो उसके बारे में बता रहा हूँ। मैनेजमेंट की पढ़ाई की है दरअसल। और आपको याद होगा 1979 में यूएस एम्बेसी को जो 444 दिन तक बंदी बना कर रखा गया था ईरान में, उस पूरे के पूरे मूवमेंट में ये शामिल थे। इसके बाद में ये IRGC के कमांडर बने। और 1983 में मरीन बैरक था बेरूत में, उसके ऊपर बॉम्बिंग हुई थी, सुसाइड हमला हुआ था, 2 ट्रक्स जाके वहाँ पे लगी थी, जिसमें टोटल 299 सर्विसमैन मारे गए थे नाटो के, जिसमें 255 अमेरिकन थे, बाकी पैरा ट्रूपर्स थे फ्रांस के, और वो मारे गए थे। तो इस हमले में भी ये शामिल थे। तो ये लंबी इनका एक एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस है गुरिल्ला वॉरफेयर में, और इनको कहा जा रहा है कि ये उनकी जगह ले सकते हैं हुसैन दहगान।
तो ये स्थिति फिलहाल, हालांकि ये कयासबाजी है, ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जो चैटर चल रहा था तो मैंने सोचा कि हम आपको के साथ में भी इसको शेयर करें। तो बिल्कुल, तो यही सब है पिछले 24 घंटों का हाल। युद्ध में क्या हुआ, किस तरीके से F-35 जो सबसे तेज तर्रार विमान माना जाता है यूएस का, वो गिरा है ईरान ने। युद्ध की जहां तक बात है तो इंटेंसिटी कुछ कम हुई है, पर जितनी कम उम्मीद हम आप लगाए बैठे हैं भारत के लोग की कम हो, तो हमारा जो तेल का दाम बढ़ गया है, सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, वो सब रुके उटके, तो वो हालात अभी बनते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या युद्ध अब नई दिशा में बढ़ रहा है? क्या यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अकेले खुलाने के लिए नई तैयारी कर रहा है, नए बंदोबस्त कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब धीमे धीमे सामने आएंगे, और हमारी नज़र बनी हुई, विनय सुल्तान की नज़र बनी हुई है। लगातार हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिफाइन करके, थोड़ा क्रॉस चेक करके चीज़ें आपके सामने लाएं, तो वो प्रयास जारी रहेगा। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे गीतांश। शुक्रिया। शुक्रिया।